अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करनी है तुर्की वीज़ा के ऊपर। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया कि तुर्की जो है इस टाइम सबसे ज़्यादा वीज़ा जनरेट कर रहा है। इतने वीज़ा उसने पहले हिस्ट्री में कभी जनरेट नहीं किए जितने अब वो दे रहा लोगों को। उसकी रीज़न भी मैंने कुछ बताई थी, लेकिन कुछ दोस्तों के कमेंट्स हैं कि यार हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, और क्यों रिफ्यूज़ हुए मैं वो भी बता देता हूँ। उनकी रीज़न क्या है, वीज़ा रिफ्यूज़ल की क्या रीज़न है, और तुर्की इस टाइम क्यों अप्लाई करना चाहिए, और कौन सी एम्बेसीज इस टाइम ओपन है जो कि वीज़ा दे रही हैं लोगों को, जो वर्किंग कर रही हैं। शेंजन के अंदर अगर बात की जाए, या फिर यूरोप की बात की जाए, या कोई भी किसी दूसरे कंट्री की बात की जाए, और इस करंट सिचुएशन के अंदर तुर्की का वीज़ा किस तरीके से लेना है, क्यों आपको तुर्की इतना वीज़ा दे रहा है, और किस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको वीज़ा मिलेगा, कौन से लोग एलिजिबल हैं वीज़ा लेने के लिए, इन सारी चीज़ों में मैं बात करूँगा। पहले बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी समीर व्लॉग 028 के नाम से डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं तुर्की वीज़ा के ऊपर। तो दोस्तों, तुर्की वीज़ा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड तो हैं, लेकिन मैं अगर बात करूं कि अगर आपके वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो इस टाइम तुर्की आपको 90 से 99% वीज़ा दे रहा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ये तो जैसे हर कंट्री के लिए होती है ज़रूरी। उसके बाद होती है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई। अभी FRC MRC ये ज़रूरी है। पहले जब मैंने अपना वीज़ा लिया था उस वक़्त FRC इतनी चाहिए नहीं थी, अगर लग जाए तो ठीक है, अगर नहीं भी लगाई तो कोई इतना ज़रूरी नहीं। लेकिन अभी इन्होंने लाजिम करार दे दिया, FRC के बगैर, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा पोलियो सर्टिफिकेट हो गया, जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके अंदर आपने जो कोविड-19 है वो उसको भी कवर करती हो। 40,000 यूरो तक की जो है आपने हेल्थ इंश्योरेंस वो करवा लेनी है। बाकी इसके फॉर्म की अगर मैं बात करूं, इसका फॉर्म अगर दुबई से कोई बंदा अप्लाई कर रहा है उसको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेके फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। अपलोड करके फिर आपको सेंड करने पड़ते हैं। फिर वही डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी में भी लेके जाना पड़ता है, देन आप प्रोसेस करवा सकते हो। जबकि पाकिस्तान के अंदर से अपॉइंटमेंट का कोई चक्कर नहीं है। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही फिल होगा। ऑनलाइन आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और एम्बेसी को सेंड करने होंगे। जब आप सेंड कर देंगे वही डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको साथ में लेके एम्बेसी में भी जाना होगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट आती है 3 मंथ्स की, 3 से 6 मंथ हो जाए, 6 मंथ हो जाए तो अच्छा है, 3 मंथ्स की भी चलती है, 3 मंथ्स इन्होंने रखी हुई है। तो बैलेंस कितना होना चाहिए मैं आपको बता दूं। अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हो, UAE से, अमारात से अप्लाई कर रहे हो, 10,000 दरम्स होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। इतनी हो या इससे ऊपर हो जाए चलेगी। अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हो तो 4 से 5 लाख कम से कम आपके अकाउंट में होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। और जो आपकी रनिंग में आ रही है बैंक स्टेटमेंट, वो आपने बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेसमैन हो तो उस जैसी शो करवानी है। अगर आप कोई सैलरी वगैरह लेते हो, किसी जगह पे जॉब करते हो, तो मंथली जो आपकी सैलरी डिपॉजिट कर रहे हैं, फिर सैलरी स्लिप लगेंगी, ये आपने साथ लगानी है, ठीक है। ये बैंक स्टेटमेंट इस तरह की होनी चाहिए आपको। अभी कुछ लोगों के वीज़ा जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यार हर बंदे को इस टाइम तुर्की वीज़ा दे रहा है, कुछ लोगों के रिजेक्शन भी हो रही है। उन लोगों की जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से तैयार नहीं की हुई है। मैंने आपको जैसे बताया कि भाई अपने आप को पूरा, अपने केस को एनालिसिस करो, फिर आप अप्लाई करो। जल्दबाजी नहीं करो। ये नहीं देखो कि यार इस टाइम करंट सिचुएशन के अंदर आपको तुर्की वीज़ा दे रहा है तो हर बंदा फ़ौरन अप्लाई करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं करना आपने। पहले अपनी फ़ाइल देख लो। रिजेक्शन लगवाने से बेहतर है थोड़ा सब्र कर लो, 2-4 महीने सब्र कर लो। बैंक स्टेटमेंट नहीं तैयार तो वो कर लो। अच्छा, NTN वो भी लाजमी है। पहले NTN लाजमी नहीं था, अभी उन्होंने लाजमी करार दिया होगा, वो होना चाहिए। नहीं बना हुआ बनवा लो। और अगर आपने रिटर्न जमा करवाई हुई है, टैक्स रिटर्न जमा करवाई हो, वेल एंड गुड। नहीं करवाया, नो इशू। दुबई से अप्लाई कर रहे हो, NOC कंपनी का आपका लगेगा साथ में, ठीक है, वो लाजमी है।
और उसके बाद एक एड्रेस लगता है जहाँ पे आप रह रहे हो, तो जिस रूम में रह रहे होते हो अपनी कंपनी का एड्रेस और आपके रूम का एड्रेस दुबई से अगर अप्लाई करो यूएई से तो वो आपने साथ में देना होता है, जबकि पाकिस्तान से ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आपका आईडी कार्ड और पासपोर्ट वो सारी चीज़ें लग जाती है, बंदे का पता चल जाता है। तो अब जिन दोस्तों की रिजेक्शन लगी हैं, बेसिकली जिन लोग दोस्त की पहले से रिजेक्शन लगती आ रही हैं 2-2 3-3 बार, मैंने आपको बताया कि अगले दिन ही आप अप्लाई नहीं करो वीज़ा, अपना सर्कमस्टेंस थोड़े चेंज करो, ठीक है। अगर अभी आज आपकी ऑब्जेक्शन लग रही है, रिजेक्शन लग गई है, अगर आप वेरी नेक्स्ट डे अप्लाई करोगे, मोस्ट प्रोबेबली आपकी रिजेक्शन लगने के चांसेस अगेन हैं। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही लगेगी, समटाइम वीज़ा मिलते भी हैं, वो डिपेंड करता कि आपने किस तरीके से अगेन डॉक्यूमेंट्स लगाए, जो मिसिंग थे वो आपने अटैच किए, जो रीज़न पहले थी मिस वो आपने साथ दे दी, वीज़ा अप्लाई किया, लग गया। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यूके वीज़ा की। यूके वीज़ा आपने अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, अपील की ऑप्शन आती है, उस अपील के अंदर जो चीज़ें आपकी मिस होती हैं वो आप साथ लगा सकते हो और आप जस्टिफाई कर सकते हो कि मेरे किस बिहाफ पे ये रिजेक्शन हुई है, उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। लाइक सैलरी स्लिप वगैरह जो मिस आ रही हैं, जो ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे हो रही हैं, उसको आप जस्टिफाई करके कर सकते हो। इसी तरह अगर आपकी आज के दिन की रिजेक्शन लगी हुई है, आप अगले दिन अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जस्टिफिकेशन देनी होगी। वो जस्टिफिकेशन कैसे दोगे? अपने डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नो इशू, आप थोड़ा सा टाइम लो। मैं कहता हूँ 3 महीने कम से कम आपको लेने हैं। 3 महीने लोगे, 3 महीने बाद आप जब वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपके सर्कमस्टांस चेंज हो चुके होते हैं, आप अच्छे तरीके से वीज़ा ले सकोगे। लाइक जापान, मैं जापान की एग्जांपल दूं, अगर जापान का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो स्टेम्प जो लगती है वो 6 माह की लगती है। वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि एक दिन के अंदर आपके सर्कमस्टांस नहीं चेंज हो सकते, 1-2-10 दिन के अंदर, तो आपको कम से कम 6 महीने लेने ही लेने हैं। 6 महीने बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अगर तुर्की की जिन दोस्तों की पहले से रिफ्यूज़ल लगती आ रही हैं, 1 महीना 2 महीने पहले लगी हैं, पहले रिफ्यूज़ल लगी है, उससे पहले भी लगी है, वो फ़ौरन ऑन द स्पॉट वीज़ा नहीं अप्लाई करें, उनको थोड़ा टाइम लेना चाहिए। अगर नहीं ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप कहीं की किसी और कंट्री का विज़िट कर लो, ठीक है। करंट सिचुएशन के अंदर नहीं करो, ये सिचुएशन ख़त्म होती है उसके बाद आप 1-2 कंट्री अप्लाई करो, उसके बाद तुर्की का वीज़ा लोगे, आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के क्या वीज़ा मिल सकता है तुर्की का या नहीं मिल सकता? तो दोस्तों मिल सकता। मेरे कितने फ्रेंड्स बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के तुर्की का वीज़ा ब्लैंक पासपोर्ट के ऊपर लिए, जापान के वीज़े मिल जाते हैं, अमेरिका के वीज़े मिल जाते हैं, तो तुर्की का क्यों नहीं मिलेगा यार? मिलेगा वीज़ा। लेकिन बात वही आती है कि आपके स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, आप किस बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, किससे वीज़ा अप्लाई करवाया आपने, खुद किया, किसी से करवाया, किसी एजेंट से करवा दिया, किसी अच्छे कंसल्टेंट से करवाया, किससे करवाया, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो आपका 100% तुर्की का वीज़ा लगेगा। ऐसा नहीं बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के नहीं लगता। अभी अगर मैं बात करता हूँ एम्बेसीज़ की, कौन कौन सी एम्बेसीज़ खुली हैं, कौन सा काम कर रही है, तो यूक्रेन एम्बेसी खुली हुई है, वो वर्क कर रही है। माल्टा एम्बेसी शेंजन में खुली है, वो वर्क कर रही है। तुर्की खुली हुई है। उसके बाद मलेशिया एम्बेसी खुली हुई है। ये कंट्रीज़ ओपन हैं। अभी तुर्की की फ़्लाइट्स की बात की जाए तो फ़्लाइट्स जो है मोस्टली यहाँ से रिजेक्ट हो रही हैं। दुबई से चलने वाली फ़्लाइट जो तुर्की जा रही हैं, अभी मेरे फ्रेंड की आज कैंसिल हुई है 5 तारीख की, या कुछ भी फ़्लाइट थी उसकी आगे, तो फ़्लाइट कैंसिल हो गई उसकी। तो फ़्लाइट जो है उसका थोड़ा इशू चल रहा है, ऊपर नीचे हो रही हैं फ़्लाइट्स, लेकिन उस हिसाब से तुर्की ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा किया हुआ। पाकिस्तान से जो बंदे अप्लाई कर रहे हैं, लाहौर से या फिर इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहे हैं, उनको 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। और जो बंदे कराची से अप्लाई करते हैं उनको 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है। उनको पता है करंट सिचुएशन का कि करंट सिचुएशन के अंदर डिले हो सकता है, इस वजह से उन्होंने वैलिडिटी ज़्यादा रख दी अपने वीज़ा की। तो फ़्लाइट्स के बारे में भी बता दिया मैंने, करंट एम्बेसीज़ के बारे में भी बता दिया, फ्रेश पासपोर्ट के बारे में बता दिया। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आप अप्लाई करो। इस टाइम हर वो बंदा जिसके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, चाहे वो फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहता है या सिंगल करना चाहता है, डजेंट मैटर, आप अप्लाई करो। आपका 100% नहीं तो 90 से 95% तक वीज़ा सक्सेस रेशो है। ये आप मेरी बात लिख लें। मेरे फ्रेंड ने 2 दिन पहले अप्लाई किया, और जैसे ही कोई रिज़ल्ट आएगा उसका मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ वीज़ा भी आपके साथ शेयर करूंगा और इंटरव्यू भी उस भाई का शेयर करूंगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स
मैंने बेसिकली हमने फ़ाइल तैयार की थी उसकी, सिंपल सी फ़ाइल थी, मैंने तैयार करके दे दी थी, वो जाके करवाए। अब देखते हैं, दुआ कीजिए आप भी कि उसका वीज़ा लगे। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।